हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 156। उदय ने नंदिनी की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम आपकी मौसी के घर कैसे रुक सकते हैं? आप खुद सोचिए, जब हम इप्शिता के ससुराल नहीं रुके तो फिर आपकी मौसी के घर रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी नंदिनी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आपको क्या लगता है हम यहाँ पर ईशी के साथ आए थे तो क्या हमने अपने बारे में नहीं सोचा होगा? और क्या हम आपको इतने इर्रिस्पॉन्सिबल लगते हैं कि हम आपको यूं ही इधर से उधर घुमाते रहेंगे? नंदिनी उदय की बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस। इतना बोलते बोलते वो चुप हो गई। तभी उदय ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर धीरे से कहा, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना, हम दोनों की फिक्र करने के लिए। नंदिनी उदय की बात सुनकर मुस्कुराई और वो अपनी सीट के बिल्कुल साइड में आकर उसने उदय के कंधे पर अपना सिर रख लिया। उदय आराम से कार ड्राइव कर रहा था और उसने एक बड़े से 5 स्टार होटल के सामने अपनी कार रोकी। जैसे ही कार रुकी, नंदिनी ने होटल की तरफ देखते हुए कहा, क्या हम यहाँ रुकेंगे? उदय तुरंत अपने सिर हिलाते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, चलिए चलते हैं। इतना बोलकर उदय ने कार का दरवाजा खोला और वो जैसे ही बाहर उतरा, होटल के वर्कर्स जल्दी से उदय के पास आकर बोले, वेलकम उदय सर। उदय ने उनकी तरफ देखकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमारी कार में हमारा सामान है। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और वो उदय का सामान निकालने लगे। उदय ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधे होटल के अंदर आया। जैसे ही उदय होटल के अंदर आया, होटल का मैनेजर भागते हुए उदय के पास आकर खड़ा हुआ और उसने उदय से हाथ मिलाते हुए उसे एक फ्लावर बुके दिया। फिर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो उदय सर, इतने दिनों बाद आप यहाँ आए हैं। जैसे ही मैंने आपकी बुकिंग देखी, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। पिछले 6 महीने से तो आपकी कोई खबर ही नहीं थी। उदय ने मैनेजर की बात सुनते हुए कहा, हाँ, एक्चुअली वो हम आउट ऑफ सिटी थे, लेकिन अब हम यहाँ आ गए हैं तो आराम से 10-15 दिन यहाँ रुकने वाले हैं। उदय की बात सुनकर मैनेजर ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सर, आपका ही तो होटल है। इतना बोलकर उसने नंदिनी की तरफ देखा और जैसे ही उसने नंदिनी की तरफ देखा, उदय ने नंदिनी का हाथ कसकर पकड़ लिया और नंदिनी को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, मीट माय वाइफ नंदिनी। मैनेजर ने जैसे ही उदय के मुंह से ये बात सुनी, वो नंदिनी की तरफ देखकर बोला, वेलकम मैम। नंदिनी ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। तभी मैनेजर ने कहा, आइए, आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। उदय और नंदिनी सीधे मैनेजर के पीछे पीछे गए और मैनेजर ने उन्हें एक किंग साइज का बहुत ही लग्जूरियस रूम दिया। उदय ने अंदर जाकर नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर में हमारा सामान आ जाएगा। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उदय वहीं सोफे पर ही बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ इप्शिता और अभिमन्यु अपने रूम में थे। वहीं अर्पिता और समर्थ वहीं पर चुपचाप खड़े थे। मासा को जाते देखकर इप्शिता ने कहा, अभिमन्यु, हमें ऐसा लगता है कि आपको मासा से इतनी सारी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए थी, और वैसे भी वो अगर हमें मॉडलिंग के लिए मना कर रही हैं तो कुछ सोचकर ही मना कर रही होंगी। वैसे भी अगर उन्हें मॉडलिंग नहीं पसंद है तो हम उसे छोड़ सकते हैं। इप्शिता बोल ही रही थी कि तभी समर्थ ने कहा, नहीं भाभी सा, मुझे लगता है कि अभी ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही था। वैसे भी मासा सिर्फ और सिर्फ राजमहल के बारे में सोच रही हैं और हमें नहीं लगता कि आपको इस वजह से अपना करियर दांव पर लगाने की जरूरत है। आजकल लड़कियों का इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है, वरना उन्हें लोग जीने नहीं देते। इतना बोलकर समर्थ अर्पिता की तरफ देखने लगा। अर्पिता उसकी बात समझ रही थी कि समर्थ ऐसा क्यों बोल रहा है। उसने समर्थ की बात को चुपचाप सुना और कुछ नहीं कहा। अभिमन्यु समर्थ की बात से अग्री करते हुए बोला, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आपका सपना है और हम आपके सपने को इस तरह से टूटने नहीं दे सकते। इसलिए अब आप इन सारी चीजों के बारे में मत सोचिए, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। रही बात मासा की, तो हम उन्हें मना लेंगे। अर्पिता ने जैसे ही ये बात सुनी, वो अभिमन्यु और इप्शिता की तरफ देखने लगी और तभी उसने कहा, भाई सा, भाभी सा, आप दोनों थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, हम आपका खाना यहीं भिजवा देंगे। इतना बोलकर अर्पिता कमरे से निकलने लगी। तभी अभिमन्यु ने अर्पिता को रोकते हुए कहा, अर्पिता, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अर्पिता ने पीछे मुड़कर अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, भाई सा, अभी आप दोनों सफर से लौटे हैं और वापस आते ही इतना सब कुछ हुआ, आप लोग काफी ज्यादा थके होंगे। आज आराम कर लीजिए, आपको जो भी बात करनी है हम कल करेंगे।
इतना बोलकर अर्पिता चुपचाप अभिमन्यु और इप्शिता के कमरे से बाहर चली गई। समर्थ ने इप्शिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओके भाभी सा, टेक रेस्ट, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इतना बोलकर समर्थ भी रूम से बाहर निकलने लगा। उसने अभिमन्यु के कान के पास आकर धीमी आवाज में कहा, आज रेस्ट कर लो, बाकी जो भी करना हो तुम्हें राज्याभिषेक और अपने रिसेप्शन के बाद करना है। अभिमन्यु ने जैसे ही समर्थ की बात सुनी तो वो उसे गुस्से से देखने लगा। समर्थ मुस्कुराते हुए उसके रूम से जल्दी से बाहर निकल गया। इप्शिता ने भी समर्थ की बात सुन ली थी और वो शर्माने लगी। उसने अपनी साड़ी की तरफ देखते हुए कहा, साड़ी हमें इतनी ज्यादा हैवी क्यों लग रही है, और अभी तो शायद हमारे कपड़े भी नहीं आए हैं। अभिमन्यु ने इप्शिता की ये बात सुनकर अपने कपबोर्ड के पास जाकर उसमें से अपनी एक शर्ट निकालकर देते हुए कहा, आप इसे चेंज कर लीजिए, तब तक हम आपका सूटकेस मंगवाते हैं। इप्शिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा। उसके हाथ में एक वाइट कलर की शर्ट थी। इप्शिता ने उस शर्ट को देखकर कहा, आर यू श्योर, हमें यहाँ पर इसे पहनना चाहिए? अभिमन्यु ने कहा, हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही तो पहनने को बोल रहे हैं, चेंज करिए, हम आपके कपड़े मंगवाते हैं। इप्शिता ने अभिमन्यु के हाथ से वो शर्ट ली और वो वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी अभिमन्यु ने शर्ट को कसकर पकड़ लिया। इप्शिता ने अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, छोड़िए। इप्शिता इतना बोलकर अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो इप्शिता के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। इप्शिता ने अभिमन्यु के हाथ से वो शर्ट लेते हुए कहा, हमें ऐसे देखना बंद करिए और जाइए हमारे कपड़े मंगवाइए। इतना बोलकर इप्शिता ने अभिमन्यु के हाथ से वो शर्ट खींची और सीधे वॉशरूम के लिए चली गई। उसे जाते देखकर अभिमन्यु मुस्कुराया और अपने रूम से बाहर निकल गया। वहीं अर्पिता ने नौकरों को ऑर्डर दे दिया था कि अभिमन्यु और इप्शिता का खाना उनके रूम में पहुंचा दें। अर्पिता खुद मासा के रूम में जाने लगी। तभी समर्थ ने उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, अर्पिता, हमारी बात सुनिए। अर्पिता समर्थ की आवाज सुनकर रुक गई और उसने समर्थ की तरफ देखकर पूछा, क्या बात है, अब क्या बात करनी है आपको हमसे? समर्थ ने अर्पिता की तरफ देखते हुए कहने लगा, हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि आपने उस डाइवोर्स पेपर पर साइन किया या नहीं? अर्पिता ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, पहले हम मासा से इस बारे में बात करना चाहते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। समर्थ ने अर्पिता को समझाते हुए कहा, अभी भी आप मासा के लिए रुकी हुई हैं, अब सोचने का समय नहीं है अर्पिता, प्लीज आप हमारी बात को समझने की कोशिश करिए। अर्पिता ने समर्थ की बात सुनी और उसने कहा, हाँ, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हम इतनी जल्दी सारी चीजों को एक्सेप्ट कर पाएं, और प्लीज समर्थ, आप भी हमें इस तरह से प्रेशर देना बंद करिए। समर्थ अर्पिता की तरफ देख रहा था। वो काफी ज्यादा टेंशन में लग रही थी और उसके चेहरे की मायूसी समर्थ से देखी नहीं जा रही थी। वो उसके करीब गया और उसने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, कैसी बात कर रही हैं आप अर्पिता? हम आपको प्रेशर नहीं दे रहे हैं, हम बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब आपको अपनी जिम्मेदारी पर अपनी जिंदगी के फैसले लेने होंगे। अब आप कोई छोटी बच्ची नहीं हैं और ना ही आप जयराज जैसे इंसान के साथ रहना डिजर्व करती हैं। इसलिए प्लीज मैच्योर बनिए और अपने फैसले खुद लीजिए। हम नहीं चाहते कि आप मासा की बातों में आकर फिर से अपनी ही प्रॉब्लम्स को बढ़ाएं। कब तक आप इस तरह से मासा और अभिमन्यु के फैसलों पर अपनी जिंदगी जिएंगी, बताइए? अर्पिता समर्थ की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गई और उसने कुछ भी नहीं कहा। तो समर्थ ने धीमी आवाज में कहा, अर्पिता, हम आपके भले के लिए आपसे ये सारी बातें कह रहे हैं। आगे फैसला आपका ही है। आप जो फैसला लेंगी, हम आपके उस फैसले में आपके साथ रहेंगे। आप अभिमन्यु को भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपका भला चाहता है। और आप खुद सोचिए, जब वो इप्शिता भाभी के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा? आप बस एक बार अपना डिसीजन लीजिए और उसके बाद का सब कुछ हम दोनों पर छोड़ दीजिए। अर्पिता समर्थ की बात सुनकर चुपचाप वहीं पर खड़ी रही। समर्थ ने जब अर्पिता को इतना सोचते हुए देखा तो वो उसे वहीं छोड़कर चुपचाप वहां से चला गया। अर्पिता, जो मासा के कमरे में जा रही थी, वो मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। उसने अपने रूम में जाकर उन डाइवोर्स पेपर को देखा और उन्हें देखकर अर्पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। समर्थ की कही एक एक बात अर्पिता को समझ में आ रही थी, क्योंकि समर्थ ने जो कुछ भी उसे समझाया वो सब कुछ बिल्कुल सही था। अर्पिता उन डाइवोर्स पेपर को देखकर अपने आंसुओं को पोंछने लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वहीं दूसरी तरफ इप्शिता कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर निकली और उसने अभिमन्यु की वही शर्ट पहनी हुई थी।
वो जैसे ही रूम के अंदर आई, उसने देखा अभिमन्यु फोन पर खड़े होकर किसी से बात कर रहा था और सामने इप्शिता का सूटकेस रखा हुआ था। इप्शिता सीधे वही शर्ट पहनकर आई और वो सूटकेस खोलने की कोशिश करने लगी। शायद सूटकेस की चेन अटक गई थी और इप्शिता उसे खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। इप्शिता ने सूटकेस को गिराया और वहीं जमीन पर ही घुटनों के बल बैठकर उसे खोलने की कोशिश करने लगी। उसके बाल गीले थे और उसने अभिमन्यु की वही वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। अभिमन्यु जैसे ही फोन पर बात करके पीछे मुड़ा, उसने इप्शिता की तरफ देखा। इप्शिता बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी और सूटकेस को खोलने में जिस तरह से स्ट्रगल कर रही थी, उसे देखकर अभिमन्यु ने फोन पर बात करते हुए कहा, हाँ ठीक है, हम आपकी बात समझ गए हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं। इतना बोलकर अभिमन्यु ने फोन काट दिया और अपना फोन बेड पर रखकर वो सीधे इप्शिता की तरफ आने लगा। उसने इप्शिता के बगल में बैठकर इप्शिता के चेहरे की तरफ देखा। इप्शिता की मांग में अभी भी हल्का सा सिंदूर लगा हुआ था और उसने अभिमन्यु की शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल रखे थे, जिससे इप्शिता की कॉलर बोन और उसका मंगलसूत्र साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर अभिमन्यु एकटक बस इप्शिता की तरफ देखता रहा। इप्शिता ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप पर हमारे नाम का ये मंगलसूत्र और सिंदूर इतना ज्यादा सूट करेगा। आप सच में बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही हैं। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर मुस्कुराई और उसने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, आप और आपकी बातें, हमें इस तरह से देखना बंद करिए और हमारी थोड़ी हेल्प करिए। ये सूटकेस पता नहीं क्यों खुल नहीं रहा है। अभिमन्यु ने इप्शिता की ये बात सुनी और उसने इप्शिता के हाथ को पकड़ते हुए कहा, जब हम यहाँ पर हैं तो आपको इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, छोड़िए, हम खोलते हैं। अभिमन्यु ने इप्शिता का हाथ पकड़ा हुआ था। इप्शिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा और अपना हाथ तुरंत पीछे कर लिया। इप्शिता को अभिमन्यु की आंखों में अपने लिए प्यार नजर आ रहा था और इप्शिता समझ गई थी कि अभिमन्यु अब कुछ न कुछ तो ऐसा करेगा। इसलिए इप्शिता अभिमन्यु से थोड़ा सा दूर हट गई। उसे इस तरह दूर हटते देखकर अभिमन्यु शरारत से मुस्कुराया और उसने सूटकेस की चेन को खोला। जैसे ही सूटकेस खुला, इप्शिता ने उसमें दिख रही अपनी एक फ्रॉक सूट को निकाला और उसे लेकर वो उठकर खड़ी हो गई। इप्शिता जा ही रही थी कि अभिमन्यु ने इप्शिता का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, बहुत जल्दी है आपको हमसे दूर जाने की, मगर भूलिए नहीं, आप अब मिसेस अभिमन्यु राजवंशी हैं। आप हमसे चाहकर भी दूर नहीं जा सकती। इप्शिता अभिमन्यु के हाथ की तरफ देखते हुए बोली, कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, हम चेंज करने जा रहे हैं। अब हम इप्शिता अभिमन्यु राजवंशी बन गए हैं, तो इस तरह शर्ट पहनकर तो अपने ससुराल में नहीं रह सकते ना। छोड़िए, हमें चेंज करके आने दीजिए। अभिमन्यु उठकर खड़ा हुआ और उसने इप्शिता की कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ऐसे ही रही तो। इप्शिता उसकी बात सुनकर बोली, आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें तो है ना, और हम यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकते। छोड़िए, हमें चेंज करके आने दीजिए। अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाया और उसने इप्शिता की कमर पर अपना हाथ कसते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी हम इतनी आसानी से आपको नहीं जाने देने वाले। इप्शिता ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़िए हमें अभिमन्यु, हम सिर्फ चेंज करने जा रहे हैं। अभिमन्यु इप्शिता के होंठों के करीब आते हुए बोला, वही तो हम बोल रहे हैं, क्या जरूरत है चेंज करने की, पता है इसमें भी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। इप्शिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और वो अभिमन्यु के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, अभिमन्यु के हाथ उसकी कमर पर और भी ज्यादा कस गए। अभिमन्यु इप्शिता के होंठों के बिल्कुल नजदीक आ गया और वो उसे किस करने ही वाला था। तभी इप्शिता ने अभिमन्यु के होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए, हम बहुत थक गए हैं। अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम आपको किस करने वाले हैं, और वैसे भी रही बात थकान की, तो हमें बिल्कुल भी नहीं थकान है। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्शिता के हाथ को अपनी होंठों के पास से हटाया और वो इप्शिता के बिल्कुल नजदीक चला गया। इप्शिता अभिमन्यु की तरफ देख रही थी, मना करने पर भी अभिमन्यु मान नहीं रहा था और वो उसे किस करने के लिए उसके होंठों के बिल्कुल नजदीक आ गया। जैसे ही इप्शिता के होंठों पर उसके होंठ टच हुए, इप्शिता ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं।
इप्शिता को इस तरह अपनी आंखें बंद करके देख अभिमन्यु मुस्कुराया और उसने एक प्यारी सी किस उसके होंठों पर करते हुए उसकी कमर से अपना हाथ हटा लिया। इप्शिता अभिमन्यु के इस किस को देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई और उसने अपनी आंखें खोल दी। अभिमन्यु ने कहा, अभी आप थके हैं तो हम भी आपको परेशान नहीं करेंगे, जाइए। अभिमन्यु की ये बात सुनकर इप्शिता को बहुत अच्छा लगा कि अभिमन्यु उसकी बात मान रहा है और उसने उसकी बात मानकर उसे किस नहीं किया। इप्शिता काफी ज्यादा खुश हो गई और उसने अभिमन्यु की तरफ देखा और उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए वो वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी कि वो रुकी। अभिमन्यु उसे रुकते देखकर कुछ बोलने जा ही रहा था कि इप्शिता ने पीछे मुड़कर अभिमन्यु के गाल पर किस किया और भागते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। अभिमन्यु ने इप्शिता की किस को जैसे ही फील किया, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने गालों को टच करते हुए कहा, कितनी क्यूट हैं आप। इतना बोलकर अभिमन्यु मुस्कुराने लगा और इप्शिता चेंजिंग रूम में जा चुकी थी। थोड़ी ही देर में इप्शिता बाहर निकली और उसने देखा कि इप्शिता का सूटकेस पूरी तरह से खाली था और उसके सारे कपड़े कपबोर्ड में रख दिए गए थे। इप्शिता कपबोर्ड की तरफ देखते हुए बोली, हमारा सामान? अभिमन्यु ने कहा, हमने रखवा दिया है और हम कब से आपका वेट कर रहे थे, खाना ठंडा हो रहा है। इप्शिता अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, आप फ्रेश हो गए? अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो इप्शिता के साथ बैठकर डिनर करने लगा। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी और उदय भी फ्रेश हो चुके थे और उदय फोन पर अपने ऑफिस के किसी कलीग से बात कर रहा था। तभी उनके रूम की डोरबेल बजी। उदय उठने जा ही रहा था कि तभी नंदिनी ने उसे रोकते हुए कहा, रहने दीजिए आप, हम जाते हैं। इतना बोलकर वो उठी और दरवाजे की तरफ गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक स्टाफ का आदमी था। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी और उसने कहा, मैम, योर डिनर। नंदिनी ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, लेकिन हमने तो कोई डिनर ऑर्डर नहीं किया। उदय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हमने किया था। उदय की बात सुनकर नंदिनी आगे से हटी और वो सामने खड़ा वेटर अंदर आया और उसने टेबल पर डिनर रखते हुए कहा, सर, इट्स योर डिनर एंड इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर यू, और ब्रेकफास्ट में आपको जो खाना हो हमें मैसेज कर दीजिएगा। उदय ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वेटर वहां से चला गया। नंदिनी उदय की तरफ देख रही थी और उदय दोबारा फोन पर बात करने लगा। नंदिनी उदय को फोन पर बात करते हुए देखकर एक गहरी सांस लेने लगी और तभी उसने खाने की तरफ नजर डाली। उदय ने सारा खाना नंदिनी के पसंद का ऑर्डर किया था, जिसे देखकर नंदिनी काफी ज्यादा खुश हो गई और वो काफी ज्यादा भूखी थी। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो जल्दी जल्दी सारा खाना सर्व करने लगी। तभी उसने देखा कि उदय अभी भी फोन पर बात करने में बिजी है। नंदिनी रुक गई और उठकर उदय के पास जाकर खड़ी हो गई। उदय ऑफिस का ही कोई काम अपने कलीग से डिस्कस कर रहा था। ये देखकर नंदिनी ने एक गहरी सांस ली और घड़ी की तरफ इशारा करते हुए उदय से फोन रखने के लिए कहा। उदय ने 2 मिनट और मांगे और वो फोन पर कंटिन्यू बात करने लगा। उदय जितना सीरियस होकर फोन पर बात कर रहा था, ये देखकर नंदिनी को उदय पर बड़ा प्यार आ रहा था, क्योंकि उदय नंदिनी के साथ जब से था, उन दोनों की शादी के बाद से उदय हमेशा ही उसका बहुत ध्यान रखता था। ये सारी चीजें नंदिनी नोटिस करती थीं और अब उदय पर नंदिनी को बड़ा प्यार आ रहा था। इसलिए नंदिनी ने उदय की तरफ देखा और वो उसके नजदीक जाकर उसे बैक हग करके उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए बोली, चलिए उदय, बस करिए, और कितनी देर बात करेंगे, वैसे भी खाना ठंडा हो रहा है। जैसे ही उदय ने नंदिनी का हाथ अपने पेट पर फील किया, उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, आप इतना काम करके मुझे बताइए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे सुबह कॉल कर लीजिएगा। इतना बोलकर उदय ने कॉल कट किया और नंदिनी की तरफ देखकर उसने उसके गाल पर किस करते हुए बोला, सॉरी, वो थोड़ा ऑफिस का काम था, चलिए डिनर करते हैं। इतना बोलकर वो लोग भी डिनर करने के लिए बैठ गए। नंदिनी ने डिनर करने के बाद उदय की तरफ देखते हुए कहा, अब रात में तो आप कोई ऑफिस का काम नहीं करेंगे ना? उदय ने ना में अपना सिर हिलाया और उसकी बात सुनकर नंदिनी काफी खुश हो गई। उसने अपने मन में कहा, अब तो हम यहाँ पर अकेले हैं और इतना अच्छा मौका भी है, अब शायद हमें उदय के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। नंदिनी इतना सोचकर थोड़ा सा मुस्कुराई और उदय की तरफ देखने लगी। उदय वहीं बेड पर जाकर बैठ गया और नंदिनी वॉशरूम गई। उसने वॉशरूम में फ्रेश होकर बाहर निकली, एक अच्छा सा परफ्यूम लगाया और बिल्कुल लाइट मेकअप करके वो उदय के बगल में आकर बैठ गई।
नंदिनी उदय को बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रही थी और उदय ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या? नंदिनी ने ना में अपना सिर हिलाया और तभी उदय बेड पर लेट गया और उसने अपना हाथ फैलाकर नंदिनी को अपने हाथ पर लेटने का इशारा किया। नंदिनी भी चुपचाप उसके बगल में आकर लेट गई। टू बी कंटिन्यूड। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। नंदिनी उदय को बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रही थी और उदय ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या? नंदिनी ने ना में अपना सिर हिलाया और तभी उदय बेड पर लेट गया। उसने अपना हाथ फैलाकर नंदिनी को अपने हाथ पर लेटने का इशारा किया। नंदिनी चुपचाप उसके बगल में आकर लेट गई। नंदिनी का हाथ उदय के चेस्ट पर था और उदय ने नंदिनी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आपको पता है, हम अब बस इतना चाहते हैं कि हमारी इशी की लाइफ में और कोई प्रॉब्लम ना आए और वो राजवंशी परिवार में अच्छे से सेटल हो जाए। नंदिनी उसकी बात सुनकर बोली, और हम तो ये चाहते हैं कि अभिमन्यु की मासा इशी को मॉडलिंग के लिए मना ना करें। उदय ने कहा, हमें अभिमन्यु पर पूरा भरोसा है, वो अपनी मासा को मना लेंगे। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, आई होप सो। इतना बोलकर नंदिनी उदय के करीब जाकर उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उदय उसे ऐसा करते देखकर मुस्कुराया। नंदिनी चाह रही थी कि उदय खुद उसके करीब आए, लेकिन उदय इस टाइम शायद इप्शिता और अभिमन्यु के बारे में सोच रहा था। इसलिए उसने नंदिनी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके सिर पर हल्के से अपना हाथ फेरा और उसके माथे को चूमकर अपनी बाहों में भर लिया। नंदिनी अभी उदय की तरफ बड़ी ही प्यार भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन जब उदय ने उसे अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर लीं, तो नंदिनी ने अपने मन में कहा, ओ गॉड उदय, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप हैं कि हमें सुला रहे हैं। नंदिनी इतना बोलकर अपनी आईज रोल करते हुए बोली, क्या ही करें हम? अगर हम खुद उदय से अभी कुछ बोलेंगे तो वो बहुत ज्यादा डेस्परेट लगेगा। नहीं नहीं, हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे। अभी हम उनके इतना करीब उनकी बाहों में हैं, यही हमारे लिए बहुत है और हम इसी में खुश हैं। इतना बोलकर नंदिनी ने अपना सिर हिलाया और उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। वहीं दूसरी तरफ इप्शिता अभिमन्यु के साथ डिनर करने के बाद चुपचाप अपने बेड पर आकर बैठ गई और अभिमन्यु इप्शिता के सामने आकर बैठते हुए बोला, वैसे इप्शिता, आज एक तरह से देखा जाए तो टेक्निकल हमारी फर्स्ट नाइट है, तो क्या हम आज की नाइट को कुछ स्पेशल नहीं बना सकते? अभिमन्यु की ये बात सुनकर इप्शिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अभिमन्यु की इस बात का क्या जवाब दे। उसने अपने मन में कहा, अब हम क्या कहें अभिमन्यु से? इतना बोलकर उसने अपनी नजरें अभिमन्यु से चुरा लीं। तभी अभिमन्यु इप्शिता के बिल्कुल करीब आया और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, हमारी बात का जवाब दीजिए। इप्शिता ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, वो एक्चुअली हम। अभिमन्यु इप्शिता की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और उसके करीब आकर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। इप्शिता कुछ बोल ही नहीं पाई और अभिमन्यु के हाथ इप्शिता की कमर में गए। उसने इप्शिता को अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। इप्शिता अभिमन्यु की किस को महसूस करके थोड़ा सा हिचकिचाई, पर वो अभिमन्यु का किस करने में उसका साथ देना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बस ब्लश कर रही थी। अभिमन्यु ने उसे बड़े ही सॉफ्टली किस किया और उसके दोनों गालों पर अपना हाथ रखकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, हो गई हमारी फर्स्ट नाइट स्पेशल। इतना बोलकर अभिमन्यु मुस्कुराया और इप्शिता कंफ्यूज होते हुए बोली, सीरियसली? अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप अपने बेड पर आराम से लेट गया। इप्शिता उसे इस तरह लेटते हुए देखकर मुस्कुराई और वो भी उसके बगल में आकर लेट गई। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे की तरफ थे। तभी अभिमन्यु इप्शिता के बिल्कुल करीब आया और उसने अपना हाथ इप्शिता के चेहरे के पास रखा। इप्शिता ने अपना सिर उठाया और अभिमन्यु के हाथ पर अपना सिर रख दिया। अभिमन्यु ने इप्शिता को बिल्कुल अपने करीब खींचा और उसने इप्शिता की गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आपको क्या लगता है हम आपको परेशान करेंगे? वो भी इतनी थकावट में? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम तो जानते ही हैं कि आप हमारी हैं, तो फिर हमें किसी चीज की जल्दी नहीं है। इप्शिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर कंफर्टेबल महसूस किया और बिल्कुल उसके करीब आकर लेट गई।
वो दोनों पहली बार एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब थे। अभिमन्यु ने इप्सिता को अपनी और नजदीक खींचा। इप्सिता का सिर अभिमन्यु के सीने के पास था और उसने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। इप्सिता की ये बात सुनकर अभिमन्यु ने उसके माथे पर किस किया और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बड़े ही सुकून के साथ सो गए। अगले दिन सुबह अभिमन्यु की आंख खुली और इप्सिता सो रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और अभिमन्यु ने बड़े प्यार से उसके बालों को समेटा और उसके माथे को किस किया। अभिमन्यु की किस को महसूस करके इप्सिता थोड़ा सा कसमसाई और दोबारा सो गई। अभिमन्यु ने उसे नींद से नहीं जगाया और उसे वैसे ही सोने दिया। अभिमन्यु के जाने के बाद इप्सिता ने अपनी आंखें खोली और वो अभिमन्यु के किस को याद करके मुस्कुराने लगी। अभिमन्यु फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गया था और इप्सिता वहीं चुपचाप लेटी रही। थोड़ी ही देर में अभिमन्यु वापस आया और इप्सिता अभी भी चुपचाप लेटी हुई थी। अभिमन्यु के बालों से पानी टपक रहा था। वो अपने बालों को सुखाने जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र इप्सिता पर गई, जो अभी भी बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। अभिमन्यु उसके बगल में आया और उसने अपने बालों को झटका। उसके बालों से गिरने वाला पानी इप्सिता के चेहरे पर पड़ा और इप्सिता ने अपने चेहरे के आगे अपना हाथ लगाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप अभिमन्यु? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको उठाने की कोशिश। चलिए उठिए, गुड मॉर्निंग। और कितनी देर सोएंगी? वैसे भी आज बहुत सारे काम करने हैं। इप्सिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर उठकर बैठी और उसने कहा, काम? कैसा काम? अभिमन्यु ने कहा, उठिए, रेडी हो जाइए। आपको अपनी कल रिसेप्शन में पहनने वाले कपड़े और ज्वेलरी ट्राई करनी है। हमने सब कुछ यहीं पर बुला लिया है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी रेडी तो होना पड़ेगा ना। इसलिए चलिए, फटाफट से उठिए और रेडी हो जाइए। थोड़ी देर में अर्पिता यहाँ आती होगी। इप्सिता उसकी ये बात सुनकर उठकर बैठी और उसने अपने बालों की क्लिप लगाते हुए कहा, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया था? वरना हम तो इतनी देर से जाग रहे हैं, हम उठ जाते। इतना बोलकर इप्सिता बिस्तर से उठकर सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी और उदय दोनों ही उठकर अपना ब्रेकफास्ट कर चुके थे। दोपहर के 12 बजे थे, तभी उनके रूम का दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। उदय उठने जा ही रहा था कि तभी नंदिनी ने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए, आप जाते हैं। इतना बोलकर वो उठी और दरवाजे की तरफ गई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने की तरफ देखकर वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। उदय ने नंदिनी की तरफ देखकर तेज आवाज में पूछा, क्या बात है नंदिनी, कौन है? नंदिनी इससे पहले कि कुछ बोल पाती तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, उदय बेटा। उदय ने जैसे ही ये आवाज सुनी वो सोफे से उठकर खड़ा हुआ और सीधे दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। नंदिनी ने उदय की तरफ देखा। उदय काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वो सामने की तरफ देखते हुए बोला, नंदिनी, दरवाजा बंद कर दो। उदय के इतना बोलने पर नंदिनी उसके बगल में आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ? नंदिनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उदय ने कहा, आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? नंदिनी ने सामने दरवाजे की तरफ देखा और उदय गुस्से से सामने की तरफ देख रहा था, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि उदय के मम्मी पापा खड़े थे। तभी नंदिनी ने कहा, अंकल आंटी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? नंदिनी की ये बात सुनते ही उदय की मॉम अंदर की तरफ आई और उन्होंने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नंदिनी बेटा, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की थी। हम अपनी गलती की माफी मांगने के लिए यहाँ आए हैं। नंदिनी उनकी बात सुनकर थोड़ी सी हैरान हो गई और उदय की तरफ देखने लगी। उदय ने अपने मॉम डैड की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तभी नंदिनी ने उदय की मॉम का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे आंटी, क्या कर रही हैं आप? ऐसा मत बोलिए प्लीज, आप लोग पहले अंदर आइए। उदय ने जैसे ही नंदिनी की बात सुनी वो नंदिनी की तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा आपने नंदिनी? नंदिनी ने उदय का हाथ पकड़ा और उसे साइड में ले जाते हुए बोली, कब तक नाराज रहेंगे आप उनसे? और वैसे भी देखिए ना, वो लोग कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। प्लीज एक बार उनसे बात करके तो देखिए। उदय नंदिनी को घूर कर देख रहा था कि तभी नंदिनी ने बड़े प्यार से उदय को समझाया और उसके हाथ को हल्के से रब हुए कहा, प्लीज मेरे लिए एक बार उनसे बात कर लीजिए, कम से कम सुन तो लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। उदय ने नंदिनी की बात सुनकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम इतनी अच्छी हो, लेकिन ये लोग ये डिजर्व नहीं करते। नंदिनी ने उदय का हाथ हल्के से दबाते हुए कहा, प्लीज एक बार उनकी बात सुन लीजिए। नंदिनी उदय को समझ रही थी और उदय के मम्मी पापा अंदर आए और वो सामने आकर खड़े हो गए। तभी नंदिनी ने उन सबकी तरफ देखते हुए कहा,
बैठिए अंकल, बैठिए आंटी। नंदिनी के मुंह से अंकल आंटी सुनकर उदय की मम्मी ने कहा, तुम हमें अंकल आंटी क्यों कह रही हो? तुम हमारे उदय की पत्नी हो, तो उस रिश्ते से हम भी तुम्हारे मम्मी पापा हुए। प्लीज हमें आंटी अंकल मत बोलो। नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई और उदय अपनी मम्मी के मुंह से ये बात सुनकर उनको घूरते हुए देखने लगा। उदय ने नंदिनी का हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए नाम में अपना सिर हिलाया। तभी उदय के पापा उसके पास आए और उन्होंने कहा, हम जानते हैं उदय, आप अभी भी हमसे बहुत नाराज हैं और आपका नाराज होना जायज़ भी है, क्योंकि हमने शायद आपके और नंदिनी के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। हमें आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन शायद हमारा ईगो हमारे बीच में आ गया और हमने इतनी बड़ी गलती कर दी। हमारी बेटी और आप, जिनके लिए हम ये सब कुछ कर रहे थे, जब वही हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हमें इन सब चीज़ों का क्या ही फायदा। उदय अपने पापा की तरफ देख रहा था। उनके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था। टू बी कंटिन्यूड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 159। उदय की मम्मी नंदिनी के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नंदिनी बेटा, आप बहुत अच्छी हो और हमारे उदय के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। हमें तुम्हें अपनी बहू मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप दोनों हमें माफ कर दीजिए और प्लीज हमारे साथ वापस घर चलिए। घर आप सबके बिना बहुत सूना सूना लग रहा है। इतने दिनों में हमें एहसास हो गया है कि बच्चे ही हमारी असली दौलत होती है और हम आप सबके बिना नहीं रह सकते। प्लीज नंदिनी, प्लीज उदय, चलिए हमारे साथ। उदय अपनी मम्मी पापा की तरफ देख रहा था। उन दोनों की ही आंखों में आंसू थे। तभी उदय ने उन दोनों को घूरते हुए देखकर कहा, आप लोगों की बात पर हम कैसे यकीन करें? मम्मी, कैसे भूल जाएं हम वो सब जो आपने हमारे और इप्शिता के साथ किया और जो हमारे साथ करने जा रहे थे? हमें तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप अपने ही फायदे के लिए हमें यहाँ से बुलाने के लिए आए होंगे। उदय के पापा ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी, उन्होंने उदय का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सच में अपने किए पर पछतावा है और हम अब अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। उदय बेटा, बताइए हम अपनी इस गलती को कैसे सुधारें और आपको हम पर कैसे यकीन होगा? हम आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांग लेंगे। इतना बोलकर उदय के पापा अपना हाथ जोड़ने जा ही रहे थे कि तभी नंदिनी ने उदय के कंधे पर अपना हाथ रखा और उदय के आंखों में आंखें डालकर देखा और उसे आगे बढ़कर उन्हें रोकने का इशारा किया। नंदिनी की तरफ देखते ही उदय उसकी आंखों का इशारा समझ गया और उसने आगे बढ़कर अपने पापा के हाथों को पकड़ते हुए कहा, नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत करिए। हमें आप पर भरोसा हो गया है। आपको हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम अभी इतना बड़े नहीं हो गए। नंदिनी ने जैसे ही उदय की ये बात सुनी, वो उदय की मॉम की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उदय जल्दी से आगे बढ़कर अपने पापा के गले लगाते हुए बोला, मुझे इस बात की खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। उदय के पापा ने उदय की पीठ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हाँ, लेकिन शायद हमने बहुत देर कर दी अपनी गलती का एहसास करने में। उदय ने तुरंत नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, कोई देर नहीं हुई है और हमने भी आप दोनों को बहुत मिस किया। इतना बोलकर उदय ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और उन्हें आगे बढ़कर गले लगा लिया। उन तीनों की आंखों में आंसू थे और नंदिनी इन तीनों को एक साथ देखकर मुस्कुराने लगी। तभी नंदिनी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और चुपके से उन तीनों की ऐसी गले लगाई हुई पिक को क्लिक कर लिया। पिक्चर क्लिक होने की आवाज सुनते ही उन तीनों की नजर नंदिनी पर गई। नंदिनी वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी उदय ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे भी अपने गले लगा लिया। नंदिनी उन सब के साथ काफी खुश लग रही थी। तभी उदय की मम्मी ने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया था। उस समय जब तुमने उदय ने तुमसे शादी करने की बात कही थी तो मुझे तुम्हें इतना बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। हो सके तो प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। नंदिनी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, प्लीज ऐसा कुछ मत बोलिए।
उदय के पापा ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, बस बहुत हो गया। अब मैं तुम लोगों को और खुद से दूर नहीं रहने दूंगा। चलो यहाँ से। हम अब यहाँ आए हैं तो तुम्हें लेकर ही जाएंगे। उदय ने उनकी बात सुनते हुए कहा, लेकिन डैड, हम तो यहाँ। उदय बोल ही रहा था कि उसके पापा ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं उदय, हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। आप अभी और इसी वक्त हमारे साथ घर आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं। नंदिनी ने जैसे ही उदय के डैड की बात सुनी, वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। तभी उदय ने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी ने धीरे से अपनी पलकें झपका दी। नंदिनी की बात समझते हुए उदय ने कहा, ठीक है पापा, आप और मम्मी घर चलिए। मैं यहाँ से चेकआउट करके थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा काफ़ी सामान फैला हुआ है। हमें उसे पैक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उदय की बात सुनकर उदय की माँ ने कहा, कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। उदय अपनी मॉम की तरफ हैरानी से देखने लगा और तभी उदय के पापा ने उदय की मॉम की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, अगर उदय ने कहा है कि वो घर आ जाएगा तो हमें उस पर पूरा भरोसा है। वो आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं, और वैसे भी हमारे बेटे और बहू के आने की खुशी में हमें भी तो थोड़ी तैयारी करनी होगी। नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी और वो ब्लश कर रही थी। उदय ने अपने पापा और मम्मी की बात सुनकर कहा, ठीक है डैड, हम थोड़ी देर में आते हैं। इतना बोलकर उदय के मम्मी पापा वहां से बाहर निकल गए। नंदिनी, जो अब तक काफी खुश लग रही थी, जैसे ही वो लोग बाहर निकले, नंदिनी भागते हुए उदय के करीब गई और उसने उदय को कसकर अपने गले लगाते हुए कहा, उदय, हम सच में बहुत खुश हैं कि आपके मम्मी पापा ने हमें एक्सेप्ट कर लिया। इतना बोलकर नंदिनी ने उदय के गाल पर किस कर लिया और उदय उसकी किस देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। उसने नंदिनी की कमर में अपना हाथ डालते हुए कहा, आप इतनी अच्छी हैं, आज नहीं तो कल उन्हें सूर्यवंशी परिवार की बहू एक्सेप्ट करना ही था। नंदिनी काफी ज्यादा खुश लग रही थी और उसने उदय की आंखों में आंखें डालकर देखा। वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे और इस समय पर उन दोनों की आंखों में आंसू भी थे। वो लोग काफी ज्यादा इमोशनल लग रहे थे और इसी इमोशनल मोमेंट में ही नंदिनी उदय के बिल्कुल करीब आ गई। उदय ने जब नंदिनी के चेहरे को अपने चेहरे के इतने करीब देखा तो वो रुक नहीं पाया और उसने नंदिनी के होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो नंदिनी को बस किस करने वाला था, लेकिन नंदिनी ने उदय की गर्दन में अपने दोनों हाथ फंसाए और उसे बिल्कुल अपने करीब खींच लिया। वो उसे बड़ी ही सॉफ्टली किस करने लगी। उदय नंदिनी को किस करते देख इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि उनकी सॉफ्ट किस एक पैशनेट किस में चेंज हो गई और वो दोनों एक दूसरे के इस प्यारे से इमोशनल मोमेंट में खो गए। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। मुंशी जी ने राज्याभिषेक के लिए सारे मीडिया और न्यूज़ रिपोर्टर्स को बुला लिया था। चारों तरफ ये न्यूज़ फैल गई थी कि राजमहल को अब बहुत ही जल्द उसका नया राजा मिलने वाला है। सब बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन माँ सा जितनी खुश थीं, उनके दिमाग में उतनी ही अलग अलग तरह की बातें भी चल रही थीं, क्योंकि जिस तरह से उनकी अभिमन्यु के साथ बहस हुई थी, उससे वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थीं। और वहीं अर्पिता भी अपने डाइवोर्स को लेकर थोड़ी परेशान थीं, लेकिन उसने अपनी ये परेशानी अपने चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई। वो इप्शिता को उसके रिसेप्शन के लहंगे और ज्वेलरी को सिलेक्ट करने में मदद कर रही थीं। इप्शिता अपने रिसेप्शन को लेकर काफी ज्यादा खुश थी और उसने बहुत ही प्यारा सा लहंगा चुना था और उसी की मैचिंग ज्वेलरी भी। सब कुछ सेट करने के बाद इप्शिता काफी ज्यादा थक गई। जब वो शाम को अपने रूम में आकर बैठी तो उसने देखा कि अभिमन्यु रूम के अंदर पहले से ही मौजूद था। उसने इप्शिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, थक गई क्या आप? इप्शिता ने अपने माथे पर आए पसीना को पोंछते हुए कहा, नहीं, थकी नहीं हूँ, बट हाँ, कल आपके राज्याभिषेक और रिसेप्शन को लेकर हम थोड़े से नर्वस हो रहे हैं। अभिमन्यु इप्शिता के बगल में आकर बैठा और उसने इप्शिता के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। इप्शिता अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराई और उसने अपना सिर अभिमन्यु के कंधे पर टिका दिया। वो दोनों ही बड़े शांत बैठे थे। तभी अभिमन्यु ने इप्शिता के हाथ को पकड़ा और उसकी उंगलियों से खेलते हुए बोला, आपको इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना आपके साथ, और जब हम हैं तो फिर किस बात की टेंशन।
वैसे भी हमने सब कुछ बहुत पहले से अरेंज कर लिया है। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हमारी लाइफ में जो कुछ भी होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। इप्शिता अभिमन्यु के कॉन्फिडेंस को देखकर थोड़ी सी रिलैक्स हुई और उसने अभिमन्यु के हाथ की तरफ देखा। अभिमन्यु के हाथ उसकी उंगलियों को बड़े ही प्यार से छू रहे थे। इप्शिता ने अभिमन्यु के हाथ को पकड़ लिया और उसने धीमी आवाज में कहा, सच बताएं तो हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारी आपसे शादी हो गई है और कल हमारा रिसेप्शन है। इप्शिता ये बात बोलकर थोड़ी सोच में पड़ गई। अभिमन्यु उसके चेहरे की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोला, हम जानते हैं इप्शिता, आपको हमारे साथ पूरी ट्रेडिशनल शादी करनी थी। आप हमें अपना पति बनाना चाहती थीं, अग्नि के साथ, फेरों के साथ। लेकिन हमने आपसे इतनी जल्दबाजी में कोर्ट मैरिज की कि हमें इन सब चीज़ों का टाइम ही नहीं मिला। अभिमन्यु इप्शिता के चेहरे की तरफ देखकर ये सारी बातें अपने मन में बोल रहा था। तभी उसने खुद को संभालते हुए कहा, उठिए और आप यहाँ पर बैठिए। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्शिता को बिठाया और उसके पैरों पर ब्लैंकेट डालते हुए कहा, थोड़ी देर आप रेस्ट करिए, हमें आपके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही है। थोड़ी देर आप सो जाएंगी तो ठीक रहेगा, वरना कल आप पूरे फंक्शन में टायर्ड लगेंगी। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर धीरे से अपना सिर हाँ ने हिलाते हुए बोली, हाँ, वैसे भी हम अपने रिसेप्शन में टायर्ड नहीं लगना चाहते। इतना बोलकर इप्शिता भी बेड पर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अभिमन्यु ने अपना फोन उठाया और किसी से बात करते हुए वो बाहर चला गया। 3 घंटे बाद अभिमन्यु वापस रूम में आया और उसने देखा कि इप्शिता अभी भी सो रही थी। वो इप्शिता के बगल में बैठा और उसने इप्शिता के चेहरे पर आए उसके बालों को किनारे किया। उसके गाल पर हल्के से अपनी उंगलियों को टच करते हुए कहा, इप्शिता, उठिए। जैसे ही अभिमन्यु की आवाज पर इप्शिता उठकर बैठ गई, वो अभी भी नींद में लग रही थी। अभिमन्यु ने इप्शिता के गाल को छूते हुए कहा, चलिए फ्रेश होकर आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। इप्शिता ने उबासी लेते हुए कहा, क्या बात है, बताइए। और वो वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम से 10 मिनट के बाद इप्शिता निकलकर आई और उसने अपने चेहरे को टॉवल से पोंछा। सीधे अभिमन्यु के पास आते हुए बोली, क्या बात है, बताइए। टू बी कंटिन्यूड। अभिमन्यु को आखिर क्या कहना है, क्या बात करनी है, उसे अब इप्शिता से क्या लगता है? क्या लगता है आप लोगों को? बताइए कमेंट में। ये कहानी बस अपने एंडिंग पर पहुंच रही है। जल्दी ही एक बहुत ही अच्छे मोड़ पर एंड भी हो जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अभिमन्यु ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक बॉक्स को इप्शिता के हाथ में देते हुए कहा, इसे पहन कर आइए। इप्शिता अभिमन्यु के हाथ से वो बॉक्स लेकर उसे खोलकर देखने लगी। उसमें एक गोल्डन कलर की साड़ी थी जिसका बॉर्डर रेड कलर का था। उसे देखकर इप्शिता हैरानी से बोली, ये हम पहने, वो भी अभी इतनी रात में? अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने इप्शिता को जल्दी से चेंज करने के लिए कहा। इप्शिता वो साड़ी पहनकर थोड़ी देर में क्लोजेट से बाहर आई। उसने देखा कि अभिमन्यु भी अपने कपड़े चेंज कर चुका था। उसने गोल्डन कलर की एक अच्छी सी शेरवानी पहनी हुई थी। उसे देखकर इप्शिता मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, क्या बात है, हम कहीं जा रहे हैं क्या? आपने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने और हमें साड़ी क्यों पहनाई है? अभिमन्यु ने इप्शिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, सब बताते हैं, चलिए। इतना बोलकर उसने इप्शिता का हाथ पकड़ लिया। इप्शिता के ऊपर वो सिल्क की हल्की सी साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी और इप्शिता भी उसे पहनकर बिल्कुल भी हैवी फील नहीं कर रही थी। वो अभिमन्यु के साथ राजमहल से बाहर निकली और राजमहल में इस टाइम ऑलमोस्ट सभी लोग अपने कमरे में थे। अभिमन्यु इप्शिता को लेकर सीधे बाहर निकला और कार में बैठते ही इप्शिता ने अपने सवाल एक के बाद एक पूछना शुरू किया। हम कहाँ जा रहे हैं अभिमन्यु? आप हमें कुछ बताएंगे या नहीं? अभिमन्यु ने ना में सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आपके लिए सरप्राइज है। इतना बोलकर अभिमन्यु चुप हो गया और इप्शिता ने धीमी आवाज में कहा, आई लव सरप्राइज। अभिमन्यु ने कहा, हम जानते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और तभी थोड़ी ही देर में कार एक बड़े से शिव मंदिर के बाहर रुकी। अभिमन्यु ने तुरंत कार का दरवाजा खोला और इप्शिता का हाथ पकड़कर वो उसे सीधे मंदिर के अंदर ले आया।
वो शिव मंदिर काफी बड़ा था और इस समय वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन वहां पर एक अग्नि कुंड रखा हुआ था और सामने शिव जी की बड़ी सी मूर्ति थी। इप्सिता जैसे ही वहां पहुंची, उसने हाथ जोड़कर शिव जी के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद की। फिर उसने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? इप्सिता की बात सुनकर अभिमन्यु ने उसके दोनों गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि हमें आपसे कुछ प्रॉमिसेस करने थे, इसीलिए। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और वहीं शिव जी के सामने खड़े होकर उसने कहा, हम भगवान को साक्षी मानकर आपको अपनी पत्नी मानते हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले 7 जन्मों में हमें आप ही अपनी पत्नी के रूप में मिलें। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु की बात सुनी, उसकी आंखें भर आईं और वो मुस्कुराते हुए अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। तभी अभिमन्यु ने वही शिव मंदिर के पास रखी कुमकुम की डिब्बी को उठाया। फिर उसने कहा, हम जानते हैं इप्सिता, आप हमारे साथ ट्रेडिशनल शादी करना चाहती थीं, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हम आपके साथ कोई भी रीति और रस्में नहीं निभा पाए। लेकिन अब हम आज उन सारी कमियों को पूरा करेंगे। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। तभी अभिमन्यु ने इप्सिता के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र देखा। उसे देखकर वो मुस्कुराने लगा। उसने कुमकुम की डिब्बी को उठाते हुए कहा, आज इस अग्नि और भगवान को साक्षी मानते हैं, हम आपसे ये वादा करते हैं कि आज से मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ आप ही हमारी पत्नी रहेंगे और हम आपके अलावा दूसरी किसी भी लड़की का जिक्र नहीं करेंगे। इतना बोलकर अभिमन्यु ने कुमकुम को अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठी के बीच से उठाया और उसे इप्सिता की मांग में भर दिया। जैसे ही अभिमन्यु का हाथ इप्सिता की मांग तक गया, इप्सिता ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अभिमन्यु ने जैसे ही वो सिंदूर इप्सिता की मांग में भरा, वो सिंदूर गिरता हुआ इप्सिता की नाक पर आ गिरा। जैसे ही उसकी मांग भरी, इप्सिता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। अभिमन्यु ने इप्सिता के करीब आकर उसकी नाक पर गिरे हुए सिंदूर की तरफ देखा और वो उसे अपने हाथ से हटाने जा रहा था कि इप्सिता ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया। फिर वो मुस्कुराने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता के गले में पहने हुए मंगलसूत्र की तरफ देखा और बड़े ही प्यार से उसके नजदीक आया। उसने इप्सिता के मंगलसूत्र पर बड़े ही प्यार से किस कर ली। जैसे ही अभिमन्यु ने उसके मंगलसूत्र पर किस किया, इप्सिता की सांस मानो जैसे थम सी गई हो। उसने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब हम आपके साथ अग्नि के 7 फेरे लेना चाहते हैं। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ कसकर पकड़ा और वो अग्नि के चारों तरफ इप्सिता का हाथ पकड़कर उसके फेरे लेने लगा। वो दोनों इस समय पर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। अभिमन्यु ने इप्सिता से कई सारे वादे किए और इप्सिता चुपचाप बस उसकी सारी बातें सुनती जा रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अभिमन्यु ये सब कुछ इस तरह से करेगा। जैसे ही उनके 7 फेरे पूरे हुए, इप्सिता ने अभिमन्यु को कसकर गले लगाया और उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, थैंक यू सो मच अभिमन्यु। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, आपको हमें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एक तरह से देखा जाए तो थैंक यू हमें बोलना चाहिए कि आप हमारी लाइफ में आई। इतना कुछ होने के बाद भी आपने हमें दूसरा मौका दिया। अभिमन्यु इप्सिता से ये बात बोल रहा था कि तभी इप्सिता ने अपना मोबाइल फोन निकाला और वो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, हम इस प्यारे से मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहती हैं तो क्लिक कर लीजिए। इप्सिता पहले थोड़ी कंफ्यूज हुई, लेकिन फिर उसने अपना मोबाइल फोन का कैमरा उठाया और उसने अपनी और अभिमन्यु की पिक क्लिक कर ली। वो दोनों ही इस टाइम काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और उन दोनों के चेहरे पर एक अलग ही ब्लश नजर आ रहा था। तभी इप्सिता ने अपना फोन वापस रखते हुए कहा, वैसे आपने ऐसा क्यों कहा कि हमें पिक की जरूरत नहीं है? आपको पता है हमारे लिए ये मोमेंट कितना ज्यादा खास है और हम इसे हमेशा अपने पास रखेंगे। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, आपको क्या लगता है हमारे लिए ये मोमेंट स्पेशल नहीं है? हमने इस मोमेंट को स्पेशल बनाने के लिए पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। हमें अपनी पूरी मोमेंट का वीडियो मिलेगा। देखिए, हमने पहले ही यहाँ पर कैमरा सेट करवा दिया था। इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सीरियसली? अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इप्सिता ने अभिमन्यु को कसकर अपने गले लगा लिया और बोली, अरे वाह, सरप्राइज के साथ सरप्राइज वीडियो भी मिलेगा, बट ये सेल्फी हमारे लिए सबसे स्पेशल रहेगी।
उसने अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल फोन की स्क्रीन की तरफ देखकर कहा और उसकी बात सुनकर अभिमन्यु बोला, ओके, अगर ऐसा है तो फिर 1-2 और क्लिक कर लेते हैं। वो दोनों उसी तरह एक दूसरे के करीब खड़े होकर और फोटोज क्लिक करने लगे। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी और उदय होटल का सारा सामान समेटकर वहां से चेकआउट करके सीधे बाहर निकले। जैसे ही वो लोग सूर्यवंशी हवेली पहुंचे, उनकी कार हवेली के सामने रुकी। घर का एक नौकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, मालकिन, उदय भाई साहब भाभी सा को लेकर आ गए। उसकी आवाज सुनते ही उदय के मम्मी और पापा दोनों भागते हुए गेट पर आकर खड़े हो गए। उदय और नंदिनी ने देखा कि हवेली में काफी अच्छे से लाइटिंग की सजावट हुई थी। नंदिनी ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। नंदिनी ने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। उदय उसका हाथ पकड़कर गेट पर पहुंचा ही था कि तभी उदय और नंदिनी ने देखा कि उनकी मम्मी वहीं गेट पर पूजा की थाली लेकर खड़ी हुई हैं। जैसे ही नंदिनी ने उनके हाथ में पूजा की थाली देखी, उसने उदय की तरफ देखते हुए कहा, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आपकी मम्मी हमारी आरती करेंगी, वरना हम ये वेस्टर्न कपड़े नहीं, थोड़े इंडियन कपड़े पहनकर आते। उदय ने नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, कौन सा आज हमारी शादी हुई है। नंदिनी धीरे से आगे बढ़ी और तभी उसने उदय का हाथ कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उदय अपनी मम्मी के सामने आकर खड़ा हुआ, उदय की मम्मी ने पूजा की थाली से उन दोनों की आरती की और आरती करते ही उन दोनों के माथे पर तिलक करते हुए नंदिनी की तरफ देखकर कहा, वेलकम बेटा। नंदिनी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और उसने झुककर उन दोनों के पैर छुए। उदय भी उसे ऐसा करते देखकर अपनी मम्मी पापा का पैर छूने लगा। वो लोग अंदर आ ही रहे थे कि तभी नंदिनी को उदय की मम्मी ने रोकते हुए कहा, 1 मिनट रुको बेटा। इतना बोलकर उन्होंने घर के नौकरों की तरफ देखते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप सब, जल्दी कलश लाइए। इतना बोलते ही उन्होंने घर की दहलीज पर चावल से भरा हुआ कलश रखा और उसके ऊपर एक नारियल रखा। ये देखकर नंदिनी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और उसने उदय का हाथ कसकर पकड़ लिया। उदय नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसे रिलैक्स होने के लिए कहा। नंदिनी की तरफ देखते हुए उदय की माँ ने कहा, बेटा, आज से ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी। तुम हमारे घर की बहू होने के साथ साथ अब इस घर की लक्ष्मी भी हो। तो अब अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। हम जानते हैं आपकी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि अब जब आप अपने ससुराल आ ही रही हैं तो आपका गृह प्रवेश करवाना जरूरी है। हम जानते हैं इसमें थोड़ी देर हो गई है। वे बोल ही रही थीं कि नंदिनी ने कहा, इट्स ओके मम्मी जी, आज मेरा गृह प्रवेश हो रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आज ही मैं इस घर की बहू बनी हूँ। इतना बोलकर उसने उदय की तरफ देखा और उदय की आंखों में एक अलग ही चमक देख पा रहा था। तभी नंदिनी ने अपने सैंडल वहीं पर उतारे और उदय का हाथ पकड़कर अपने दाहिने पैर से धीरे से कलश को जमीन पर गिरा दिया। वो जैसे ही आगे बढ़ी, एक थाल में लाल रंग रखा हुआ था। नंदिनी ने अपने दोनों पैरों को थाल में रखा और अपने पैरों की छाप सफेद रंग के कपड़े पर बनाते हुए वो अंदर की तरफ आ गई। उदय के पापा, जो वहीं पर चुपचाप खड़े थे, उन्होंने अपने कोट की जेब से 500 के नोट निकाले और उसे उदय और नंदिनी के ऊपर से घुमाते हुए अपने पीछे खड़े घर के एक नौकर को दे दिया। तभी नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे और वो ये सब कुछ और अपना वेलकम देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। उदय ने नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? जारी रहेगा।